क्या आप ग्रेजुएट पास बेरोजगार हैं, आपके पास कोई भी नौकरी नहीं है? तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार अब ग्रेजुएट पास बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4,500 रुपए सीधे बैंक खाते में भेज रही है। नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सटीक और सबसे तेज अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान बेरोजगारी भत्ता यानी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को हर महीने 4,500 रुपए दिए जा रहे हैं और लड़कों को हर महीने 4,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो अगर आपके घर परिवार में कोई भी ग्रेजुएट पास बेरोजगार युवा है और अगर आप हर महीने बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको पूरा लाइव फॉर्म भरकर दिखा रहा हूं कि किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो राजस्थान बेरोजगारी भत्ता यानी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत लड़कों को हर महीने 4,000 रुपए मिल रहे हैं, वहीं लड़कियों, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजन को हर महीने 4,500 रुपए दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके लिए पात्रता क्या है। तो इसके लिए 4 सबसे जरूरी शर्तें हैं। आप राजस्थान के मूल निवासी होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए यानी फाइनल ईयर पास होना जरूरी है। साथ ही जनरल कैटेगरी के लड़कों की अधिकतम आयु है वो 30 साल तक होनी चाहिए, 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं महिलाओं, SC, ST और विशेष योग्यजनों के लिए उम्र सीमा 35 साल रखी गई है, यानी 35 साल से ज्यादा आयु नहीं होना चाहिए। आपके परिवार की सालाना आय है वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और याद रहे, एक परिवार में अधिकतम 2 ही लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं, यानी कि एक जन आधार कार्ड से 2 ही व्यक्ति बेरोजगारी भत्ते का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं राजस्थान बेरोजगारी भत्ता यानी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आपका खुद का आधार कार्ड और जन आधार कार्ड परिवार का बना हुआ होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र भी बना हुआ होना चाहिए और के फॉर्मेट वाला होना चाहिए और नया होना चाहिए, यानी 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन आय प्रमाण पत्र कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ऑफलाइन फॉर्म आपको बेरोजगारी भत्ते के लिए कैसे भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 10वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएट की फाइनल डिग्री या फिर मार्कशीट की जरूरत होगी। साथ ही SBI में एक बचत खाता होना चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए और DBT सक्रिय होना चाहिए। दोस्तों, राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए अब आपको रोजाना 4 घंटे की इंटर्नशिप करना अनिवार्य हो गया। तो चलिए, बिना कोई गलती किए 2026 के नए नियमों के साथ ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे अपने लैपटॉप से कैसे भर सकते हैं, सीधा चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि राजस्थान बेरोजगारी भत्ता यानी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में आप घर बैठे लैपटॉप से कैसे भर सकते हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और अब मैं आपको पूरा लाइव फॉर्म भरकर दिखा रहा हूं। साथ ही ऑफलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है, साथ ही आपके गांव में किन किन ने बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरा है, किसका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, किसका फॉर्म अभी तक पेंडिंग है, किसका फॉर्म अप्रूव हो चुका है, कितने रुपए उनको दिए जा चुके हैं, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। तो राजस्थान में बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरना शुरू करते हैं। बेरोजगार भत्ता यानी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का फॉर्म भरने के लिए हमें SSO पोर्टल ओपन करना है, लॉगिन टू राज SSO पर क्लिक कर देना है, अपनी यहाँ पर SSO ID टाइप करना है, पासवर्ड टाइप करना है, कैप्चा कोड नंबर टाइप करना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद में इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर हमें राजस्थान सरकार के जितने भी सरकारी पोर्टल है उन सब का इस तरह से ऐप की तरह मिलेगा। क्विक सर्च में यहाँ पर आपको टाइप करना है EMP यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपको ओपन करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का इस तरह से ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले मिलता है सिटीजन जॉब सीकर, आपको सेलेक्ट मिलता है। उसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, बेरोजगारी भत्ते का ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको एक 3-4 पेज का ऑफलाइन फॉर्म है उसे कंप्लीट करना होगा, यानी आय प्रमाण पत्र है, सेल्फ डिक्लेरेशन है, तो वो आपको भरकर कंप्लीट करना होगा। ये है डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड इंटर्नशिप, ये ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डाउनलोड में यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन है, यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट KI यहाँ पर आपको डाउनलोड करना हो। सबसे पहले है एनेक्सर 1, यहाँ पर सबसे पहले ये आपको प्रिंट करना है। जो भी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरवा रहा है उसकी यहाँ पर फोटो चिपकाना है, यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं और नोटरी के द्वारा ये अटेस्टेड करवाना है। जिसके नाम से ये फॉर्म भरे हैं उसका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। तो ये ऑफलाइन फॉर्म आपको प्रिंट कर लेना है। उसके बाद में आय का घोषणा पत्र यानी परिशिष्ट आय है, यानी ये इनकम सर्टिफिकेट का I
फॉर्मेट है। इस आय प्रमाण पत्र में जो भी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रहा है उसकी फोटोज यहां पर चिपकेगी, और जो भी गवाह है, मान लीजिए सरकारी स्कूल के टीचर हैं या फिर सरपंच है, ग्राम सेवक है, उसके द्वारा फोटो का अटेस्टेड होगा। बाकी इसमें प्रार्थी की जो बेसिक डिटेल है वही पूछी गई है, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, उसके बाद में परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या व्यवसाय है और हर सदस्य की आय कितनी है और साल की परिवार की इनकम कितनी है। उसके बाद में यहाँ पर तारीख, स्थान का नाम, जो भी फॉर्म भर रहा है उसके यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, यानी बेरोजगारी भत्ते का जो फॉर्म भरा है उसके हस्ताक्षर होंगे। तो ये आय का घोषणा पत्र है, वो बेरोजगारी भत्ता जो फॉर्म भर रहा है उसी के नाम से भरा जाता है। यह परिशिष्ट के यानी इनकम सर्टिफिकेट का 2 नंबर पेज है के। यहाँ पर गवाहों के हस्ताक्षर होंगे, 2 सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के हस्ताक्षर करवा सकते हैं, या फिर एक सरकारी स्कूल का हेडमास्टर, या फिर एक सरपंच, या फिर ग्राम सेवक, या फिर पटवारी के हस्ताक्षर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 गवाहों में सबसे पहले उसकी डिटेल भरी जाएगी जिसके नाम से आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरे हैं, जिसके नाम से आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं। उसके बाद में जो भी गवाह है उसका नाम, पिता का नाम, निवासी और आय कितनी है, हस्ताक्षर होंगे, और यहाँ पर सरकारी स्कूल के हेडमास्टर हैं या फिर सरपंच हैं उनकी मोहर लगाई जाएगी, नाम लिखा जाएगा, दिनांक लिखी जाएगी और स्थान का नाम भी लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपको 2 गवाहों के हस्ताक्षर करवाने हैं। यहाँ पर आपको उत्तरदायी व्यक्ति कौन हो सकते हैं, यहाँ पर आपको साफ साफ दिया हुआ मिलता है कि आप किन किन से साइन करवा सकते हैं। इसी के साथ एक पेज का ये फॉर्म भी है, प्रार्थी द्वारा योजना की शर्त। यहाँ पर सबसे पहले जो भी फॉर्म भरा है उसका नाम, पिता का नाम, उसके बाद में यहाँ पर प्रार्थी के हस्ताक्षर होंगे, यानी बेरोजगारी भत्ते का जो फॉर्म भर रहा है उसके हस्ताक्षर होंगे। तो ये चारों पेजों को आपको भर लेना है, जहां पर फोटो मांगी गई है वहां पर फोटो चिपका देना है, गवाहों के हस्ताक्षर करवा लेना है, उसके बाद में अपनी तहसील में जाना है और नोटरी करवा लेना है। नोटरी के बाद में अब हमें ऑनलाइन अपलोड करना होगा। तो अब ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले हमारा बेरोजगारी भत्ते के लिए एक रजिस्ट्रेशन होगा। दोस्तों आप सबके लिए जरूरी जानकारी, बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए आपको किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर हम पात्र हैं तो हमें 100% बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और हमें सही से फॉर्म भर देना है तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होगा। दोस्तों अब मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूं कि बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म आप घर बैठे कैसे भर सकते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, किस तरह से आपको अटेंडेंस अपलोड करना है, किस तरह से आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो सबसे पहले यहां पर सिटीजन मिलता है, जॉब सीकर सेलेक्ट मिलता है, न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, यानी जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा बेरोजगारी भत्ते के लिए एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में हमें बेसिक डिटेल ही भरना है, यानी कौन फॉर्म भर रहा है, उसका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आपके आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जन आधार कार्ड नंबर, यही डिटेल यहां पर आपको भरनी है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपकी सब कुछ डिटेल भरने के बाद में अब सबसे जरूरी आता है एनसीओ कोड। तो यहां पर आपके एनसीओ कोड टाइप करना होगा और फोटो अपलोड करना होगा और उसके बाद में सबमिट करना होगा। तो अब आपको एनसीओ कोड कौन से भरने हैं? दोस्तों अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए पास कर रखा है तो X001.35 टाइप करना है। ग्रेजुएट में बीए पास कर रखा है तो X001.30 टाइप कर देना है। बीएससी पास कर रखा है तो X001.40 टाइप कर देना है। एमएससी पास कर रखा है तो X001.45। यहां पर आपको सभी एनसीओ कोड मिल जाते हैं। आपने जो कोर्स पास कर रखा है उसी के अनुसार यहां पर एनसीओ कोड नंबर टाइप कर देना है। फोटो आपकी कलर पासपोर्ट साइज की अपलोड कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में इस तरह से आपका पब्लिक डैशबोर्ड ओपन होगा। उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पर क्लिक करेंगे और उसके नीचे मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर कुछ टर्म्स और कंडीशन आएंगे, आई हैव रीड, इसे सिलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों बेरोजगारी भत्ते के लिए एक और नया अपडेट आ चुका है। अब बेरोजगारी भत्ते के लिए न्यूनतम आयु 21 साल निर्धारित की गई, यानी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म वही भर सकता है जिसकी उम्र 21 साल पूरी हो गई है। तो यहां पर आपको सारी डिटेल है वो भरी हुई मिलती है। स्क्रॉल को नीचे करेंगे, यहां पर आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम टाइप कर देना है, यानी यूनिवर्सिटी का नाम, और उसके बाद में आपके परिवार की इनकम है वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आपका एसबी बैंक में खाता होना चाहिए, तो बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी ब्रांच है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद में अगर आप मैरिड है, महिला है, तो यहां पर पति का नाम टाइप कर देना है। तो यहां पर डिटेल भरने के बाद में चेक एलिजिबिलिटी फॉर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे जरूरी है जिसके नाम से बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरे हैं उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहां पर आधार नंबर टाइप करना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है, ओटीपी नंबर टाइप करना है, वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। दोस्तों स्क्रीन पर मैं जो आपको फॉर्म भरा हुआ दिखा रहा हूं, इसको 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता मिल चुका है। ये आपके लिए सबसे बड़ा प्रूफ है
इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यूनिक नंबर में बोनाफाइड यानी मूल निवास प्रमाण पत्र के टोकन नंबर टाइप करेंगे, कब मिला है तारीख सेलेक्ट करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करके पीडीएफ में अपलोड कर देना है। 2 नंबर डॉक्यूमेंट है, ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो ग्रेजुएशन की फाइनल की मार्कशीट, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की फाइनल की मार्कशीट के सीरियल नंबर कितने हैं वो टाइप करेंगे, कब मिली है वो तारीख सेलेक्ट करेंगे और पीडीएफ में अपलोड कर देंगे। इसी तरह से 10th की मार्कशीट के सीरियल नंबर टाइप करेंगे, तारीख सेलेक्ट करेंगे और पीडीएफ में अपलोड कर देंगे। उसके बाद में है अनेक्सर फर्स्ट यानी ये ऑफलाइन फॉर्म भरा हुआ है, इसे आपको स्कैन करना है और यूनिक नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट में अनेक्सर फर्स्ट ही टाइप कर देना है। जिस दिन आप ये नोटरी करवा रहे हैं उस दिन की तारीख यहां से सिलेक्ट करेंगे, पीडीएफ में अपलोड कर देंगे। उसके बाद में बैंक पासबुक को स्कैन करना है, बैंक खाता संख्या टाइप करना है, कब मिली है तारीख सिलेक्ट कर लेना है, पीडीएफ में अपलोड कर देना है। उसके बाद में 6 नंबर दस्तावेज आय का घोषणा पत्र यानी कि परिशिष्ट आय या इनकम आई, यहां पर जिसके नाम से फॉर्म भर रहे हैं उसकी कलर फोटो जो गवाह है उनके द्वारा अटेस्टेड करवानी है, नोटरी के द्वारा अटेस्टेड करवानी है, यहां पर स्कैन करके पीडीएफ में अपलोड कर देना है। यूनिक नेम में यहां पर जो नाम है वही नाम टाइप करेंगे यानी इनकम डिक्लेरेशन आई, आपने कब नोटरी करवाया वो तारीख सेलेक्ट कर लेना है, पीडीएफ में अपलोड कर देना है। 7 नंबर डॉक्यूमेंट है इनकम वेरिफिकेशन फॉर्मेट के यानी गवाह वाला जो फॉर्मेट है वो अपलोड करना होगा, परिशिष्ट के है वो अपलोड करना है। तो ये पूरा फॉर्म आपको भर लेना है, गवाहों के हस्ताक्षर करवा लेना है, नोटरी करवा लेना है। उसके बाद में यहां पर इनकम वेरिफिकेशन के यूनिक नंबर में टाइप कर देना है, जिस दिन आप नोटरी करवा रहे हैं उस दिन की तारीख सिलेक्ट कर लेना है, पीडीएफ में अपलोड कर देना है। उसके बाद में है सेल्फ डिक्लेरेशन यानी स्व घोषणा पत्र का जो ऑफलाइन वाला फॉर्मेट है ये आपको अपलोड कर देना है। यहां पर जिसके नाम से फॉर्म भरे हैं उसका नाम, पिता का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर और इस फॉर्म को भी नोटरी से अटेस्टेड करवा लेना है। यूनिक नंबर में सेल्फ डिक्लेरेशन लिख देना है, जिस दिन नोटरी करवा रहे हैं उस दिन की तारीख और चूज फाइल पर क्लिक करके पीडीएफ में अपलोड कर देना है। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में व्यू पर क्लिक करके चेक कर लें कि सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं और सभी डॉक्यूमेंट पर यहां पर डिजिटल ई साइन भी हो चुका है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे आपका फॉर्म सबमिट होगा उसके बाद में फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद में आपका फॉर्म है वो अप्रूव होगा। फॉर्म अप्रूव होने के बाद में आप जहां पर भी इंटर्नशिप देना चाहते हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, उसे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर आपको अपलोड करना होगा, उसके बाद में अटेंडेंस आपको अपलोड करनी होगी। तो दोस्तों प्रूफ के लिए आप सभी देख सकते हैं इस व्यक्ति को लगातार 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता मिल चुका है, उसके बाद में स्टॉप हो चुका है। फॉर्म अप्रूव होने के बाद में आपकी ज्वाइनिंग डिटेल है वो इस तरह से यहां से भरी जाएगी, यानी जिस भी स्कूल या फिर हॉस्पिटल को सिलेक्ट किया है वो यहां पर आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिलता है और यहां पर आपको फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर लेना है। जिस भी स्कूल हॉस्पिटल में आपने ज्वाइन किया है उसके द्वारा यहां पर आपको फॉर्मेट भरकर दिया जाएगा, अपलोड कर देना है और सबमिट कर देना है, तो आपकी ज्वाइनिंग डिटेल है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद में आपको अटेंडेंस डिटेल भरना है। दोस्तों इंटर्नशिप के लिए जो भी हमें स्कूल या फिर हॉस्पिटल मिला है वहां से हमें हर महीने इंटर्नशिप अटेंडेंस प्रमाण पत्र बनवाना होगा और हर महीने का यहां पर आपको अपलोड करना होगा। तो दोस्तों हम जहां पर भी हर दिन 4 घंटे इंटर्नशिप स्कूल या फिर हॉस्पिटल में दे रहे हैं वहां के इंचार्ज से ये फॉर्मेट भरवाना है, हस्ताक्षर करवाने हैं और उसके बाद में हर महीने का यहां पर अपलोड कर देना है। दोस्तों ये आपको महीना पूरा होने के बाद में लगभग 7 दिन के अंदर अपलोड करना है। राजकीय अवकाश के अलावा आपने कितने दिन छुट्टी ली, कौन से साल की अटेंडेंस अपलोड कर रहे हैं, कौन से महीने की अपलोड कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेना है, चूज फाइल पर क्लिक करके यहां पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में अटेंडेंस वेरीफाई होगा और हर महीने आपको चेक कर लेना है कि हमने जो अटेंडेंस अपलोड की है वो वेरीफाई हुई या फिर नहीं हुई। अटेंडेंस वेरीफाई होने पर ही हमें हर महीने का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं हमारे गांव में या फिर हमारे वार्ड में या फिर हमारे शहर में कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यह है जन सूचना पोर्टल, यहां पर आपको योजना के लाभार्थी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ट्रेंडिंग को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में यहां पर सबसे पहले ही मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहां पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 नंबर पर क्लिक कर देना है, इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। उसके बाद में क्षेत्र सेलेक्ट लेना है, ग्रामीण है शहरी है। उसके बाद में जिला सेलेक्ट लेना है, अगर आप ग्रामीण है तो ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले पंचायत समिति सिलेक्ट लेना है, उसके बाद में ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करेंगे, खोजें पर क्लिक कर देना है। तो ग्राम पंचायत में कितने लोगों ने बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म
फॉर्म भरा है वो संख्या मिलेगी। अधिक जानकारी पर क्लिक कर देना है। किस किसने फॉर्म भरा है उन सब की डिटेल यहां पर इस तरह से आ जाती है। रजिस्ट्रेशन नंबर, कब फॉर्म भरा है, किस नाम से फॉर्म भरा गया है, फॉर्म का स्टेटस क्या है, यानी पेंडिंग है, स्टॉप्ड है या फिर अप्रूव्ड है। तो यहां पर आप अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और हमारे गांव में कितने लोगों ने फॉर्म भरा है उनके फॉर्म का स्टेटस क्या है वो यहां से आप चेक कर सकते हैं। साथ ही यहां पर भुगतान की स्थिति भी चेक कर सकते हैं कि उसको कितनी किस्तें मिल चुकी है। जैसे यहां पर फॉर्म अप्रूव्ड है, उसके सामने अधिक जानकारी गेट मोर पर क्लिक करेंगे तो उसको अब तक कितनी किस्तें मिल चुकी है, यहां पर सभी किस्त की डिटेल इस तरह से आ जाएगी। दोस्तों, बेरोजगारी भत्ते में अब तक आपको कितनी किस्तें मिल चुकी है कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हमें भी पता चले कि बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। साथ ही बेरोजगारी भत्ते से संबंधित आप जो भी पूछना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए 2026 में ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना होता है और फॉर्म को किस तरह से सबमिट करके आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर रखा है तो अब तक आपको कितनी किस्तें मिल चुकी है आप कैसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।